हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपेडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंग्स एंड किंगडम्स का सेकंड लास्ट टॉपिक, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो एम्पायर था, कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं? अ क्लोजर लुक एट चोलास। अ क्लोजर लुक एट चोलास, ये हम पढ़ रहे हैं। तो जो चोला एम्पायर था उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था वो हम लोग को देखना है। तो जो मैंने आपको पहले वाले मतलब इससे जो पहले आपको मैंने डायनेस्टीज बताए थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, पालास, इनके बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ा था कि ये लोग जो है रेवेन्यू लेते थे, और किस फॉर्म में लेते थे? रेंट के फॉर्म में लेते थे। और क्या करते थे ये लोग? टाइटल्स रखते थे, जैसे कि महाराज, अधिराज, ठीक है, राज अधिराज, उसके बाद त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये सारे टाइटल्स रखते थे। रेवेन्यू को रेंट की तरह लेते थे। और क्या करते थे ये लोग कि ये बनाते थे कमिटीज। ये कमिटीज बनाते थे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि अभी हमारी गवर्नमेंट भी बनाती है अभी ऐसी कमिटीज, वैसे ये लोग भी बनाते थे। तो हम चोलास में और क्या पढ़ेंगे? तो चोलास में हम लोग को पढ़ना है कि ये लोग बनाते थे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नहीं बहुत सारे। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले टॉपिक में कि जो ज्यादातर चीजें होती थी, मतलब अचीवमेंट्स होती थी चोलास की, वो किसकी वजह से होती थी? एग्रीकल्चर की वजह से। तो अगर एग्रीकल्चर होगा तो पीजेंट्स भी होंगे, पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स, तो पीजेंट्स भी होंगे। तो अब ये जो पीजेंट्स हैं वो दो तरीके के होते थे। पहले होते थे हमारे पुअर पीजेंट्स, या फिर उन्हें सिर्फ पीजेंट्स बोलते हैं। पहले पीजेंट्स और दूसरे रिच पीजेंट्स, ये दो थे। तो जो नॉर्मल पीजेंट्स होते थे उनके सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं, उनके सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं उर। उर। और इस ये जो बहुत सारे जब उर मिल जाएंगे, जैसे बहुत सारे ये पीजेंट्स मिले हमारे, ये क्या है हमारे पीजेंट्स, तुम्हारा क्या बना? एक उर बना। अब यही बहुत सारे उर मिल जाए अगर, ये क्या है हमारा उर, तो ये जो फॉर्म होगा इसे हम बोलते हैं नाडु। नाडु, ठीक है। तो नाडु, और ये वही वर्ड है जो तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु। नाडु का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे उर का एक ग्रुप, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नाडु बोलेंगे। अब इस नाडु का काम क्या होता था? तो नाडु का काम होता था जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी को चलाना। और ये जो है बहुत सारे और भी काम करते थे जो डिस्क्रिशनरी और ऑब्लिगेटरी हम पढ़ते हैं वही। जैसे क्या क्या? पहला हो गया हमारा डिस्पेंसिंग जस्टिस। डिस्पेंसिंग जस्टिस मतलब न्याय देते थे। दूसरा जो सभी करते हैं, कलेक्टिंग टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करते थे ये लोग। इनके बहुत सारे क्या होते थे? काम होते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो रिच पीजेंट्स थे, रिच पीजेंट्स, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट। रिच पीजेंट्स, ये क्या हुए कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे जैसे डिस्पेंसिंग जस्टिस और कलेक्टिंग टैक्स, इस पे ये लोग ज्यादातर क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। ये लोग कंट्रोल करते थे। और जो किंग्स होते थे वो इन्हीं में से कुछ को टाइटल्स दे देते थे। टाइटल्स क्या, कौन कौन से टाइटल्स देते थे? तो इधर देखिए, इनका पहला टाइटल है मुवेंद वेलम। मुवेंद वेलन, ठीक है। और दूसरा है अरैयर। अरैयर और मुवेंद वेलन, इसका मतलब क्या क्या होता है? तो सबसे पहले तो अरैयर,
इसका मतलब होता है चीफ। जैसे कि हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल कि जो है नए डायनेस्टीज कैसे इमर्ज होते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रकूटस का एक चीफ था जिसका नाम था दंती दुर्ग, जिसने चोलास को हटा के खुद राजा बना था। तो वो जो दंती दुर्ग था वो क्या था? चीफ था। और उस समय चीफ को हम क्या बोलते थे? उसमें चीफ को हम बोलते थे अरैयर। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो राष्ट्रकूटस का अरैयर था। ठीक है। और मूवेंद वेलन क्या होता है? तो मूवेंद जो वर्ड है मूवेंद, इसका मतलब होता है ये जो वर्ड है मूवेंद, ये आपको आपने पहले भी देखा होगा 6th क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था मूवेंदर के बारे में। मूवेंदर का मतलब क्या था? एक फैमिली जो 3 राजाओं को सर्व करे। जो कौन कौन से थे? चोलास, चेराज और पांड्यास। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि वो पीजेंट्स सर्विंग 3 रूलर्स। मूवेंदर का मतलब क्या था? फैमिली सर्विंग 3 रूलर्स। और मूवेंद वेलन का मतलब क्या है? पीजेंट्स रूलिंग 3 रूलर्स। वेलन का मतलब क्या है? वेलन जो है कास्ट है, जो कहीं कहीं आपको वेलर भी मिलेगा, वेलन भी मिलेगा, वेलल भी मिलेगा, बहुत सारे इसके वेरिएंट्स हैं। ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है? कोई भी आदमी जो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करे वो वेलर कास्ट से होते थे। तो वही मूवेंद वेलन। मूवेंद का मतलब होता है ऐसा लोग जो सर्व करे, वेलिंग वाला पीजेंट्स। तो पीजेंट्स जो 3 राजाओं को सर्व करे, मूवेंद वेलन होता थे। उसके बाद ये जो थे, जैसे उन्हें टाइटल्स मिले तो इनको क्या मिलेंगे? और इसके साथ साथ इन्हें इंपॉर्टेंट ऑफिसेस भी मिलने लगे। इंपॉर्टेंट ऑफिसेस मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंपॉर्टेंट ऑफिसेस का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखो इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद ये होगा कि जो ब्राह्मण्स होते थे, पहले मैं इरेज कर देता हूं। जो ब्राह्मण्स होते थे वो क्या करते थे कि वो प्रशस्ति लिखते थे। प्रशस्ति लिखते थे किसके बारे में? किंग के बारे में। यानी कि किंग को प्रेज करते थे। तो वो जो प्रशस्ति लिखते थे, अगर जो किंग जो है इससे खुश हो जाता है, तो जो किंग है वो इसको ब्राह्मण को इसके बदले क्या देता है? वो देता है लैंड ग्रांट्स। अब यही जो लैंड ग्रांट्स इन्होंने दिया, इसको ही हम लोग बोलते हैं ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय। ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण और देय का मतलब दिया गया कोई लैंड का पीस। तो ब्रह्म को दिया गया, ब्राह्मण को दिया गया गिफ्ट। ठीक है। ऐसा हम तो लैंड ग्रांट्स हम क्या बोलेंगे? ब्रह्मदेय बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही बहुत ज्यादा उन्होंने क्या मिलने लगे? लैंड ग्रांट्स मिलने लगे। तो क्या हुआ कि ये लोग जो है कावेरी डेल्टा के पास शिफ्ट होने लगे। कावेरी डेल्टा के पास शिफ्ट होने लगे क्योंकि वहां पे क्या था? वहां पे क्या था? फर्टाइल लैंड था। ठीक है। यहाँ पे फर्टाइल लैंड था, यहाँ पे मॉइस्चर भी ज्यादा था, वेटनेस भी ज्यादा था। ये सब क्या था? और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर के लिए। इसलिए ये लोग क्या किए? यहाँ पे शिफ्ट करने लगे कावेरी डेल्टा पे। और ये जो इन किंग्स ने ब्रह्मदेय दिया, इसको मैनेज कौन करता था? तो इनको मैनेज यही करता था मूवेंद वेलन। मूवेंद वेलन ने क्या करता था वो? कि वो देखेगा कि कोई ब्राह्मण ऐसा तो नहीं है जो लैंड दिया गया है उसका मिसयूज कर रहा है, या फिर जो लैंड दिया गया है कि वो सबको बराबर दिया जा रहा है, या फिर किसी को ज्यादा किसी को कम दिया जा रहा है। ये सब मैनेज कौन करता था? यही मूवेंद वेलन ही करता था।
ठीक है, तो ये क्या करने लगे, ब्राह्मण्स कावेरी डेल्टा की तरफ शिफ्ट करने लगे। उसके बाद यही जो मुवेंद्र थे उन्हीं के साथ काम करते थे एक कमेटी। कौन सी कमेटी थी वो? उस कमेटी का नाम है सभा। उस कमेटी का नाम है सभा। वो सभा क्या करती थी, यही चीजें चेक करती थी कि ये जो ब्रह्मदेव इनको दिया जा रहा है उनको ये लोग मिस यूज तो नहीं कर रहे हैं, मिस यूज तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो थी ना, इनके बारे में जो डिटेल्स होती थी, इनके बारे में जो डिटेल्स होती थी वो होते हैं इंस्क्रिप्शंस में। इंस्क्रिप्शंस में जैसे एक एग्जांपल है उत्तर मेरर का इंस्क्रिप्शन। उत्तर मेरर का इंस्क्रिप्शन जो कहाँ है, चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में है, और वो कहाँ है, वो तमिलनाडु में है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट वाले। तो ये एक इंस्क्रिप्शन है जिससे हम लोग को सभा के बारे में पता चलता है। उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि जो सभा है उसमें इलेक्ट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। जैसे कि कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका जो एज है 35 और 70 के बीच में होना चाहिए। 34 अगर किसी का एज है तो उसे नहीं लिया जाएगा, 71 अगर किसी का एज है तो उसे भी नहीं लिया जाएगा। 35 to 70 होना चाहिए। दूसरा कि आपके पास अपना घर होना चाहिए, किसी के रेंट पे आप नहीं रहना चाहिए, आपके पास अपना खुद का एक क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए। और अगर वो जो आदमी है जो इलेक्शन करना चाहता है वो किसी दूसरी कमेटी का पहले भी रह चुका है, मतलब एक मेंबर 3 साल से ज्यादा के लिए, तो उसे भी क्या किया जाएगा, उस दूसरी कमेटी में जाने नहीं दिया जाएगा, फिर वो उसी कमेटी में रहेगा या फिर उधर से चला जाएगा जिस कमेटी में वो था। ठीक है, तो ये सब मैंने इंस्क्रिप्शन में बताया। एक और एसोसिएशन जो लास्ट एसोसिएशन है हमारी वो है नगरम। नगरम ये क्या था, तो ये था हमारा एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, तो इसमें ये लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे ऑब्वियसली। और इसके साथ ये लोग क्या करते थे कि ट्रेड, सबसे पहले तो वो ट्रेडर्स हैं तो ट्रेड करेंगे, और दूसरा इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, किस चीज का, तो जो टाउन्स हैं, जो टाउन्स है जहाँ के वो ट्रेडर्स हैं उस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। और ये काम वो मतलब हर दिन हर रोज नहीं करते थे, वो लोग ओकेजनली करते थे, यानी कि कभी कभी करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन इन टाउन्स। ठीक है, तो नगरम का ये काम था। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ाया गया उत्तर मेरर के बारे में और इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।